हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सामाजिक अध्ययन इतिहास कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर हम कर रहे थे। उसमें वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल है, उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। तो आज उस दूसरा पार्ट हम करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भारत का जो अतीत है उसके अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य की जरूरत पड़ती है। उसका बहुत अधिक महत्व है, इसलिए उसको वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हमने ऋग्वैदिक काल कर लिया था। आज हम पार्ट 2 उत्तर वैदिक काल इसका करेंगे। जो यूजीसी नेट, एचपीएससी, पीजीटी, टीजीटी और डीएसएसबी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक संस्कृति के आधार पर विकसित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों पर लिखी टीकाएं, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक ग्रंथ उपवेद हैं। जो वेद हैं उनके उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, उपनिषद व छह वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त व छंद आदि से उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जो स्रोत है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो जो वेद है, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर जो वेद है उनके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्यक है। और वेदों के जो उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, उपनिषद और वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त व छंद। इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति है उसकी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जो तिथि है, उसका जो काल समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। यह समय आर्यों की प्रगति का काल था। संख्या की दृष्टि से बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी उनका विस्तार हो रहा था। उन्होंने गंगा यमुना नदी को पार कर लिया था और पूर्व में बंगाल तक फैल चुके थे तथा दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। इस काल की विशेषताओं को हम किस प्रकार दे सकते हैं? तो इसका वर्णन जो है इस प्रकार है। तो उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताएं कैसी थी? उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, उस सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है उसका राजनीतिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की तुलना में राज्य बड़े हो चुके थे। अब राज्यों का विस्तार हो चुका था, जिसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह इत्यादि थे। पुरु व भरत से मिलकर कुरुवंश बना। पुरु और भरत जो है वो दोनों को मिलाकर कुरुवंश बना था। इनके राज्य में आधुनिक हरियाणा भी शामिल था। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। तो कुरुवंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हस्तिनापुर। परीक्षित व जनमेजय इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। कुरुवंश के महान शासक पूछ लेते हैं, एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परीक्षित व जनमेजय कुरुवंश के महान शासक थे। जनमेजय की राजधानी आसंधिवत, आधुनिक असंध थी, जो हरियाणा में है। आधुनिक असंध जो है वो आसंधिवत। एचएसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जनमेजय की जो राजधानी है वो क्या थी उत्तर वैदिक काल में? तो आसंधिवत। और ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार, जो पुराना नाम आता है कि आसंधिवत किस शहर का या गांव का पुराना नाम था? तो आसंधिवत जो था वो आधुनिक असंध है। पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था व काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। तो पांचाल जो था वो राज्य कहाँ बसा हुआ था? पांचाल राज्य गंगा यमुना के उत्तर में बसा हुआ था और उसकी राजधानी, पांचालों की राजधानी थी, पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य।
ये जनपद महाजनपद में पूरा आपको आ जाएगा। राजा, इस काल में राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था, जैसे सम्राट, विराट, राजाधिराज आदि। उनके द्वारा अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन किया जाता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तथा राजा का पद वंशानुगत होता था। उसकी शक्तियां निरंकुश होती थी, परंतु फिर भी वह प्रजा के हित में कार्य करता था। शासन प्रणाली कैसी थी? उत्तरवर्ती काल में राजतंत्रात्मक थी और राजा का जो पद था वो वंशानुगत होता था। ठीक है, राजा की जो शक्तियां थी वो निरंकुश थी, मतलब निरंकुश था उस समय में थी, लेकिन वह प्रजा के हित में हमेशा कार्य करते रहते थे। इस काल में मातृभूमि की रक्षा और देशभक्ति के प्रमाण के रूप में अनेक प्रसंग मिलते हैं। अथर्ववेद में वर्णित भूमि सूक्त का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें लिखा है, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। अथर्ववेद में एक वर्णन मिलता है देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। पृथ्वी विभिन्न जातियों, धर्म, कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। यजुर्वेद में विद्वानों में साधारण लोगों से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे श्रेष्ठ क्षत्रिय को राजा चुने जो अपने राज्य का विस्तार करें। उसमें विद्वान लोगों को आश्रय दें, धन संपदा से समृद्ध करें उनको, और सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव के विनम्रता से कार्य करें। वह अपने भूभाग को शत्रुओं से रहित करें। इसमें देखो दो चीजें हैं, और ये चीजें यूजीसी नेट और एचटेट में तो खासकर पूछते हैं, तो एचटेट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए, कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। पृथ्वी विभिन्न जातियों, धर्म, कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। ये कौन से ग्रंथ में वर्णित है? तो ये है अथर्ववेद में। दूसरा है यजुर्वेद में विद्वानों व साधारण लोगों से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा को राजा चुने जो अपने राज्य का विस्तार करे। उसमें विद्वान लोगों को आश्रय दें, धन संपदा से समृद्ध करें और सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव से विनम्रता से कार्य करें। वह अपने भूभाग को शत्रुओं से रहित करें। ये पूरे मैप में दिया गया है गांधार, विस्तृता, ये नदियां हैं, जो नदियां, और जो जैसे ब्राह्मण जो थे, तैतरीय ब्राह्मण, शौनक, कौन कौन से वो हैं, और महाजनपद भी दिया गया है इसमें। राजा से यह भी आशा की जाती थी कि वह धर्म, ऋतु या नियम के अनुसार कार्य करें, क्योंकि सारा संसार नियमों व धर्म से ही बंधा हुआ था। धर्म की रक्षा का भार राजा पर था, परंतु वह स्वयं धर्म से ऊपर नहीं था और वह धर्म के सिद्धांतों को बदल नहीं सकता था। अधर्मी और स्वेच्छाचारी राजाओं की निंदा का भी उल्लेख मिलता है। तो राजा का इसमें वर्णन, राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है। राजा को इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन धर्म से ऊपर राजा नहीं जा सकता था। जो धार्मिक नियम थे उसके ऊपर उनका उल्लंघन राजा नहीं कर सकता था। राजा के कार्य, राजा के निम्नलिखित कार्य थे। राज्य व प्रजा की रक्षा एवं युद्धों में सेना का नेतृत्व करना। राजा का पहला कार्य था राज्य व प्रजा की रक्षा एवं युद्धों में सेना का नेतृत्व करना, न्याय करना और प्रजा के हित में कार्य करना। राजा के जो प्रमुख तीन कार्य थे, राजा प्रजा से विभिन्न प्रकार से कर लेता था, जैसे अधिकारियों के को वेतन देने, सुरक्षा करने, प्रजा हित के कार्य करने और राजमहल की आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा तथा समिति का महत्व कम हो गया था। जैसे ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत तीन समितियां थी, तो वो इस काल में उनका महत्व जो है वो बहुत कम हो गया था। इसके अतिरिक्त राजा अपनी सहायता के लिए भागदू, भागदू एक कर है, कर को जो एकत्रित करने वाला था। भाग जो है ना वो टैक्स का एक हिस्सा होता था। राजा को जो प्रजा है एक पार्ट होता था, वो भेंट स्वरूप देते थे। कर को जो ना वो भाग बोला जाता था और कर को एकत्रित करने वाला भागदू कहलाता था। संग्रहिता
खजांची होता था, सूत सारथी, द्वारपाल संदेश लाने ले जाने वाला, पालागल पुरोहित और युवराज आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। ये सामाजिक अध्ययन का जो एसएसटी एस्टेट होता है उसमें बहुत बार पूछते हैं भागदू, संग्रहिता, सूत, द्वारपाल, ये जो शब्द है ये पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए भी। सैनिक प्रबंध, इस काल में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी होने लगा था। उनके अस्त्र शस्त्र में प्रमुख धनुष बाण होता था। इनके बाणों के नुकीले अग्रभाग कई बार विष से बुझे भी होते थे। सैनिक युद्धों के अतिरिक्त कृषि जैसे असैनिक कार्य भी करते थे। सैनिक युद्ध भी करते थे और उनको तो दूसरे कार्य थे, कृषि आदि भी करना पड़ती थी। कृषि कार्य में वो खाली समय में लगते थे। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं। सेनानी, सेनापति, सुत राजा का सारथी होता था, ग्रामणी गांव का मुखिया। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार स्टेट में पूछा गया था। शता प्रतिहारी, गोविक कर्तन जंगल विभाग का प्रधान, गोविक कर्तन, महिषी मुख्य रानी, भागदू कर संग्रह करता, पुरोहित धार्मिक कार्य करने वाला, संग्रहिता कोषाध्यक्ष कर संग्रह करने वाला या कोषाध्यक्ष, युवराज राजकुमार। यह था राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल में। अब है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक थे, अर्थात पुत्र को पिता के गोत्र से ही जाना जाता था। परिवार के बड़े पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना जाता था तथा उसका घर की सारी संपत्ति तथा सदस्यों पर पूरा नियंत्रण होता था। अथर्ववेद में लिखी एक कामना से यह सिद्ध होता है, पुत्र अपने पिता के प्रति भक्तिवान हो, अपनी माता के प्रति एक मन वाला हो, पत्नी अपने पति से सदा मधुर एवं विनम्र वाणी में बोले। अथर्ववेद में लिखा गया है, अथर्ववेद में ये एक कामना की गई है कि पुत्र को कैसा होना चाहिए? पिता के प्रति भक्तिवान होना चाहिए, अपनी माता के प्रति एक मन वाला होना चाहिए, पत्नी के प्रति, पत्नी जो है ना अपने पति से सदा मधुर एवं विनम्र वाणी में बोले, भाई भाई से तथा बहन बहन से घृणा न करे, खाना पीना साथ हो, एक होकर यज्ञाग्नि जो है, यज्ञ में जो है वो चारों ओर से शामिल होने चाहिए, जैसे चक्र के अर्रे धुरी से जुड़े रहते हैं। तो सभी को यज्ञ में एक साथ इकट्ठे होकर शामिल होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद की भांति समाज वर्णों में विभाजित था, परंतु उसका आधार अब भी कर्म ही था। शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं होता था, छुआछूत की भावना भी नहीं थी। वैश्वदेव यज्ञ में लगे आर्यों के लिए शूद्रों द्वारा भोजन बनाने का प्रावधान था। यज्ञ में लगे आर्यों के लिए जो है भोजन, वैश्वदेव यज्ञ में जो आर्य जब यज्ञ करते थे उनके लिए भोजन कौन बनाता था? शूद्र उनके लिए भोजन बनाते थे। अथर्ववेद में सभी वर्णों की कीर्ति के लिए कामना मिलती है, तो वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा हावी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित होने लगी, फिर भी वे परिवर्तनशील थे। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाद में वह क्षत्रिय बन गए। वैश्य कुल में जन्म लेकर हुआ, काफी ऐसे लोग थे जो वैश्य कुल में जन्म हुआ उनका, परंतु वे ब्राह्मण कहलाए अपनी विद्या के अनुसार। तो उसमें वर्ण व्यवस्था जो है इतनी कठोर नहीं थी, वो परिवर्तन कर सकते थे। आश्रम व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए, और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एक क्वेश्चन पूछते ही हैं। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसको 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम थे, आश्रम व्यवस्था जो थी वो 4 आश्रम में बांटा गया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
ब्रह्मचार्य 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य की जो अवस्था थी उसको माना गया है, जिसमें मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नीतियों नियमों को सीखना तथा शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। ब्रह्मचार्य 1 से 25 वर्ष। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम जो था वो 25 से 50 वर्ष था। इस काल में मनुष्य को जीविका तथा अपने बच्चों के पालन पोषण के कार्य निर्धारित थे। अपनी जीविका कमाना था और बच्चों के पालन पोषण के लिए उसको काम करने थे। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ की आयु जो है वो 50 से 75 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में मनुष्य के लिए सामाजिक कार्य निर्धारित थे। जैसे गृहस्थ आश्रम में मनुष्य अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, इसी प्रकार अब समाज को अपना समझते हुए उसकी उन्नति के लिए प्रयास करने थे। संन्यास, 75 से 100 वर्ष तक। इस अवस्था में मनुष्य से आशा की जाती थी कि वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर समाज को छोड़कर जंगलों में चला जाए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास करे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ माने जाते थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें इन आश्रमों में ही पूरा करना होता था। अगर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं उसमें ये आश्रम और ये कंसेप्ट और जो आइडियाज दिया गया है उसमें ये है, पुरुषार्थ भी है और आपका आश्रम भी दिया गया है। संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों को करने का प्रचलन था। 16 संस्कार अलग अलग है, वो सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो कक्षा 6 के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो संस्कार है वो कितने संस्कारों का वर्णन किया गया है, 16 संस्कार जो है उनका प्रचलन था। खान पान, इस काल में सात्विक भोजन होता था, भुने हुए अन्न का भी प्रयोग होता था। इस काल में सत्तू, तिल, खीर, खिचड़ी आदि का सेवन आम बात थी। वेशभूषा, उत्तरवर्ती काल में वेशभूषा कैसी थी? इस काल में रंगीन वस्त्रों का प्रचलन हो गया था। केसर आदि प्राकृतिक तरीकों से ही वस्त्रों को रंगा जाता था। सुगंधित द्रव्यों, जो द्रव्य पदार्थ थे सुगंधित, उनका भी प्रयोग किया जाता था। लोगों को सजने और संवरने का बहुत शौक था। स्त्रियां अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती थी। पुरुष भी बाजूबंद और विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे। तो आभूषण कौन पहनता था? आभूषण महिलाएं और पुरुष दोनों ही पहनते थे। मनोरंजन के साधन, उत्तरवैदिक काल में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे रथ दौड़, घुड़ दौड़, शिकार करना, मल्ल युद्ध, पशुओं की लड़ाई करवाना आदि से मनोरंजन होता था। घर में खेले जाने वाले खेल जैसे चौपड़, संगीत, नाटक आदि से भी मनोरंजन होता था। स्त्रियों की स्थिति, उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो कैसी थी? तो उत्तरवैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। धनी और राज परिवारों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। जो धनी लोग थे और जो राज परिवार थे वहां पे बहु विवाह कर सकते थे। सती प्रथा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जो थी वो प्रचलित में नहीं थी। उत्तरवैदिक काल में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित में नहीं थी। वे शिक्षा ग्रहण करती थी, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। गार्गी यज्ञवल्क्य के वाद विवाद से सिद्ध होता है कि इस काल में स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार था और वे विदुषी होती थी। अपाला, घोषा आदि के भी नाम हमें मिलते हैं। तो गार्गी यज्ञवल्क्य के वाद विवाद, जो गार्गी यज्ञवल्क्य के वाद विवाद है उससे क्या मिलता है? हमें स्त्रियों के पढ़ने लिखने के जो अधिकार है उनका वर्णन मिलता है और वे विदुषी होती थी। नैतिक पतन, उत्तरवैदिक कालीन जो समाज है उसका नैतिक पतन है। कैसे हुआ? इस काल में समाज का नैतिक पतन आरंभ हो गया था। राजभवनों में शराब, नाच गाना, जुआ आदि का प्रचलन हो रहा था, जिससे पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। आगे आर्थिक जीवन, उत्तरवैदिक कालीन समाज जो है उसका आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि, इस काल में जो आय का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। इस काल में कृषि की जोत बहुत बढ़ गई थी। हल का आकार बड़ा था और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। उत्तरवैदिक काल में हल का प्रयोग होने लगा था, काफी ज्यादा बढ़ गया था खेती करने के लिए। ऐसे हलों का प्रयोग मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते थे। हल जो थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो ऐसे हल मिलते हैं, उनके साक्ष्य मिलते हैं जिसे 24 बैल मिलकर खींचते थे। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। ऋतुओं के अनुसार फसल को बोया और काटा जाता था। जौ, यव, यव क्या था? जौ,
सर्दियों में बोया जाता था और गर्मियों में काटा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के विभिन्न कार्य जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख मिलता है। तो कृषि के जो विभिन्न कार्य है उनका वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर थे। कुएं और नदियों के जल का भी प्रयोग करते थे। ज्यादा बारिश का आना या कम बारिश का होना व अन्य प्राकृतिक आपदा के आने का किसानों में भय बना रहता था। कृषि को रोगों या ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता था। पशुपालन उत्तरवर्तीकालीन समाज में गाय का महत्व काफी बढ़ गया था। उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में हाथी और ऊंट भी पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त घोड़ा, सुअर, गधा, कुत्ता तथा अन्य काम आने वाले पशुओं को पाला जाता था। उद्योग धंधे उत्तरवर्तीकालीन समाज में उद्योग धंधे क्या क्या थे? तो वाल्मीकि संहिता में हमें विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिककालीन अगर व्यवसायों का वर्णन करें हम, तो उनका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? वाल्मीकि संहिता में व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अलग अलग व्यवसाय थे। रथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, लोहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, वधिक, नट, गायक, गोप, सुत, नाई, ज्योतिष आदि प्रमुख थे। तो इनका वर्णन किसमें मिलता है? वाल्मीकि संहिता में मिलता है। धातु उद्योग इस काल में सोना, सोना हिरण्य, लोहा कृष्ण अयस्क, तांबा लाल अयस्क, चांदी, टीन, शीशा आदि धातुओं के प्रयोग का पता चलता है। धातुओं से आभूषण, कृषि संबंधी उपकरण, बर्तन तथा लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। व्यापार, व्यापार कैसा था? उत्तर वैदिक काल में समान व्यवसाय करने वाले एक संघ में संगठित हो जाते थे। साहित्य में ऐसे अनेक संघों का उल्लेख मिलता है और इनके अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। जो व्यापारी थे, व्यापारी के संघ जो था, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल के निष्क, शतमान, कर्षापण आदि मुद्रा की विभिन्न इकाइयों के उल्लेख मिलते हैं। निष्क, शतमान और कर्षापण आदि विभिन्न इकाइयां थी मुद्राओं की। व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। व्यापार दोनों ही मार्गों से होता था, जल और स्थल दोनों ही मार्गों से होता था। 100 पतवारों वाली बड़ी बड़ी नावों का उल्लेख भी मिलता है। पहाड़ी प्रदेशों से भी व्यापार होता था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग आम था। तो आमतौर पर जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता तो उसमें बैलगाड़ी का प्रयोग सामान्य तौर पर होता था। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में पहले के प्राकृतिक देवताओं इंद्र, वरुण तथा अग्नि का महत्व घट गया था और नए देवताओं की आराधना प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वेदिक काल में क्या था? अलग अलग 3 प्रकार के देवता, वायु के देवता अलग थे, पृथ्वी के देवता अलग है और आकाश के देवता अलग थे। तो अब क्या हो गया? जो प्राकृतिक देवता थे इंद्र, वरुण तथा अग्नि, इनका महत्व कम हो गया था तथा नए देवताओं की आराधना आरंभ हो गई थी। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान सबसे ऊपर हो गया था। यजों की प्रधानता इस काल में यजों की प्रधानता हो गई थी। यज्ञवेदियों की रचना, उनके संचालन के लिए पुरोहितों का होना, कई दिनों तक चलने के कारण यज्ञ आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों ने प्रधानता बना ली थी, जिसमें घर के कार्यों के साथ साथ महायज्ञ के ऐसे विधान बनाए गए थे जिनकी कल्पना साधारण मनुष्य की सोच से बाहर हो गई थी। इन कर्मकांडों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही विधान नहीं था, बल्कि उसे अनेक कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी बताए गए थे। कि अब ऐसा सोच हो गया था कि सिर्फ इसी जीवन में जो कर्म करेगा उसी का फल नहीं है। अब ये भावना हो गई थी कि जो कर्म इस जन्म में करेगा वो अगले जन्म में भी उसके काम में आएंगे। कर्म फल जो है उसका और आत्मा की शांति के लिए ये जो का प्रयोग किया जाने लगा था। तपस्या इस काल में शरीर को कष्ट देने अर्थात तपस्या की भावना का भी विकास हुआ। सत्य की उत्पत्ति तप से ही हुई और तप के द्वारा देवताओं को भी वश में किया जा सकता था। तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करके अनेक मनुष्यों ने स्वर्ग को जीता। प्रजापति ने भी तप के द्वारा सृष्टि की रचना की थी। इस काल में अनेक ऋषियों द्वारा घोर तपस्या का उल्लेख मिलता है। ये हेडिंग दी गई है साइड में।
क्या आप जानते हैं, इस काल में लोगों में अंधविश्वास बढ़ने लगा था। लोग भूत प्रेतों में रखने लगे थे। जादू टोनों व मंत्रों में उनका विश्वास दृढ़ हो गया था। अर्थवेद में भूत प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में आपको पता है कि अर्थवेद में जो है तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग मिलता है, बहुत विस्तृत उल्लेख है। रोगों को दूर करने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था। दर्शनीयता, इस काल में जहां एक और कर्मकांड और घोर तपस्या क्रियाएं हो रही थी, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी वर्ग था जो शांति और ज्ञान की खोज में लगा था। उपनिषदों में इस आध्यात्मिक चिंतन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष आदि इनके प्रमुख विषय थे और इनका वर्णन किसमें मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। दर्शन की 6 आस्तिक व्याख्याएं ढूंढी जा सकती है। दर्शन की 6 आस्तिक व्याख्याएं हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा जाता है, अर्थात वेदों का निचोड़। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि वेदांत जो है ना, वो कौन सी दर्शन से संबंधित है? तो उत्तर मीमांसा। ये सभी व्याख्याएं संसार को माया जाल मानती हैं। ब्रह्मा एवं जीव को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद में पिता पुत्र संवाद का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में पिता और पुत्र संवाद का जो वर्णन है, जिसमें उदालक अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाता है कि कोई न कोई वस्तु अवश्य है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, उसकी कल्पना की जा सकती है और वह ही सत्य है। जब उसने सोचा कि एक से अनेक बनूं तो उसी से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व अन्य जीव बने, अतः जो कुछ भी दिखता है वह वही है। तो हे श्वेत केतु, तुम भी वही हो। उसने कहा उदालक ने कि अपने बेटे से कि श्वेत केतु, तुम भी वही हो जो तुम देखते हो। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष से अभिप्राय है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष से जीव का विनाश नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, जिसका वह अंश होता है। यह एक चरम शांति की स्थिति होती है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। तो इसमें एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि जो उदालक और उसके पुत्र श्वेत केतु जो है, उसका जो जो संवाद है, पिता पुत्र जो संवाद है, वो किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बहुत बार। अश्वमेध यज्ञ क्या है? साम्राज्य सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, वो अश्वमेध यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ है, जो राजा है उसके राज्य अभिषेक से संबंधित, राजा का राज्याभिषेक किया जाता था उस समय जो यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ होता था। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है अग्निष्टोम यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था, ये था वाजपेयी यज्ञ। तो आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।